प्रिय विद्यार्थियों, मैं अवनीश सिंह गौर, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, रोहन सिंह इंटर कॉलेज लुकतरा, जनपद बांदा, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित वर्चुअल कक्षाओं में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के एकक 9 उप सह संयोजन यौगिक के अंतर्गत प्रकरण क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत उप सह संयोजन यौगिकों में रंग तथा धातु कार्बोनिलों में आबंधन भाग 5/5 का अध्ययन करेंगे। हमारी चर्चा के बिंदु होंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की अवधारणाएं, अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की लिगैंड पर निर्भरता, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी, उप सहसंयोजन यौगिकों में रंग का निर्धारण, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं तथा धातु कार्बोनिलों में आबंधन। इससे पूर्व के व्याख्यान में आप वर्नर के सिद्धांत, उप सहसंयोजन यौगिकों के वर्गीकरण, उप सहसंयोजन यौगिकों के सूत्रीकरण तथा नामकरण एवं संयोजकता आबंध सिद्धांत का अध्ययन कर चुके हैं। D2sp3 संकरण वाले संकुल की ज्यामितीय आकृति कैसी होती है? अष्टफलकीय। वे संकुल जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, उनकी चुंबकीय प्रकृति किस प्रकार की होगी? अनुचुंबकीय। उप सहसंयोजन यौगिकों के रंग का निर्धारण किस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है? आज हम उप सहसंयोजन यौगिकों के क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, इसे अंग्रेजी में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी कहा जाता है। इसी कारण इसको हम CFT के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेथे तथा वॉन ब्लैक नामक वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था तथा ऑर्गेल नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को उप सहसंयोजन यौगिकों में अप्लाई किया था। इस सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, उप सहसंयोजन यौगिकों में धातु तथा लिगैंड के मध्य बनने वाला बंध पूर्णतः आयनिक होता है। दूसरा अवधारणा है केंद्रीय धातु आयन को बिंदु धनावेश तथा लिगैंड को बिंदु ऋणावेश माना जाता है। धातु आयन के डी इलेक्ट्रॉन तथा लिगैंड के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, सारे लिगैंड और धातु परमाणु के मध्य प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है और यह प्रतिकर्षण बल डी कक्षक की आपेक्षिक ऊर्जा को प्रभावित करने का कार्य करते हैं। चौथी अवधारणा इस सिद्धांत की यह है कि केंद्रीय धातु के डी उपकोष में समान ऊर्जा के 5 कक्षक होते हैं कि इन कक्षकों को dxy, dyz, dzx, dx² - y² तथा dz² के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये कक्षक अपभ्रष्ट कक्षक या डीजेनरेट कक्षक कहलाते हैं। इन डीजेनरेट अर्थात अपभ्रष्ट कक्षकों को 2 वर्गों अक्षीय तथा अनक्षीय कक्षकों में बांटा गया है। सर्वप्रथम अक्षीय कक्षक, वे डी कक्षक जो कार्तीय तल के अक्ष पर स्थित होते हैं अक्षीय कक्षक कहलाते हैं और इन्हें EG से प्रदर्शित किया जाता है। डी उपकोष में उपस्थित 5 कक्षकों में से 2 कक्षक ऐसे होते हैं जो कार्तीय तल के अक्षों पर स्थित होते हैं। तो जैसा कि आप चित्र से देख पा रहे हैं, dx² - y² कक्षक x तथा y अक्ष के ऊपर अभिविन्यासित होता है, इसी कारण यह अक्षीय कक्षक है। ठीक इसी प्रकार दूसरा है हमारा dz² कक्षक, यह भी अक्षीय कक्षक है।
क्योंकि यह जेड अक्ष के ऊपर अभिविन्यासित होता है। दूसरे होते हैं हमारे अनअक्षीय कक्षक। जैसा अक्षीय कक्षक अक्ष पर स्थित होते थे, तो अनअक्षीय कक्षक अक्ष पर स्थित ना होकर अक्षों के मध्य में अभिविन्यासित होते हैं। इस प्रकार के डी कक्षक अनअक्षीय कक्षक कहलाते हैं। इसके अंतर्गत 3 डी कक्षक dxy, dyz तथा dzx आते हैं और इन तीनों कक्षकों के समूह को T2G के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन तीनों ही कक्षकों की संरचनाओं को, अभिविन्यास को हम दिए गए चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। dxy ऐसा कक्षक होता है जो x तथा y अक्ष के मध्य में अभिविन्यासित होता है, dxy कक्षक कहलाता है। dyz कक्षक y तथा z अक्षों के मध्य में अभिविन्यासित हो रहा है। जबकि तीसरा है हमारा dzx कक्षक जो z तथा x अक्षों के मध्य में अभिविन्यासित होता है। इस सिद्धांत की 6वीं अवधारणा हमें यह बतलाती है कि जब लिगैंड धातु आयन के समीप आते हैं, तब धातु आयन के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों तथा लिगैंड में उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण डी कक्षकों की ऊर्जा असमान हो जाती है। पहले इन डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, इसी कारण हम इनको अपभ्रष्ट या डिजेनरेट कक्षक कहते हैं। लेकिन जैसे ही कोई लिगैंड धातु परमाणु के समीप आता है, तब इन डी कक्षकों की ऊर्जा में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन 2 प्रकार से हो सकता है। या तो Eg समूह के कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होगी और T2G कक्षकों की ऊर्जा में कमी आएगी। तो दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि T2G कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाए और Eg कक्षकों की ऊर्जा में कमी हो रही है, इसलिए उनको नीचे प्रदर्शित किया गया है। इन स्थितियों का कारण लिगैंड की स्थिति तथा संख्या पर निर्भर करता है। समान ऊर्जा के डी कक्षकों का असमान ऊर्जा के कक्षकों के समूहों में विभाजित हो जाना ही क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। जैसा कि पिछले चित्र से स्पष्ट हो रहा था कि समान ऊर्जा के डी कक्षक असमान ऊर्जा के 2 समूहों में विभाजित हो जाते हैं। डी कक्षकों का लिगैंड के कारण असमान ऊर्जा के 2 समूहों में विभाजित हो जाने की क्रिया क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाती है और क्रिस्टल क्षेत्र में विपाटन लिगैंड की संख्या तथा स्थिति पर निर्भर करता है। अब हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के माध्यम से अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षकों के विपाटन को समझने का प्रयास करते हैं। अष्टफलकीय संकुलों में केंद्रीय धातु आयन 6 लिगैंड के द्वारा घिरा होता है, क्योंकि इस स्थिति में धातु परमाणु की समन्वय संख्या 6 होती है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि जब लिगैंड धातु परमाणु के समीप गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तब सभी डी कक्षकों की ऊर्जा एक समान रूप से बढ़ती है। किंतु जब लिगैंड अष्टफलकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो उन डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है जो अक्षों पर स्थित होते हैं, क्योंकि अष्टफलकीय क्षेत्र की स्थिति में लिगैंड सदैव अक्षों से प्रवेश करते हैं। इसी कारण अक्ष में स्थित कक्षकों की ऊर्जा का मान बढ़ जाता है तथा जो डी कक्षक अक्षों के मध्य स्थित होते हैं, उन डी कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है। जैसा कि स्पष्ट है कि अष्टफलकीय क्षेत्र में उन कक्षकों की ऊर्जा बढ़ती है जो अक्ष पर स्थित होते हैं। अब अक्ष पर कौन से डी कक्षक थे? Eg कक्षक। इसी कारण Eg कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो जाती है तथा अक्ष के मध्य स्थित T2G कक्षकों की ऊर्जा में कमी हो जाती है। अब इस सिद्धांत को हम इस कक्षक आरेख के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। धातु के डी कक्षकों को इस प्रकार से दर्शाया गया है।
जब धातु के डी कक्षक के समीप कोई भी लिगैंड नहीं होता तो इन सभी डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है और ये अपभ्रष्ट कक्षक रहते हैं। और जैसे ही लिगैंड धातु के गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इन सभी डी कक्षकों की ऊर्जा एक समान रूप से बढ़ती है और इनकी अपभ्रष्टता बनी रहती है। किंतु जब लिगैंड अष्टफलकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो इन 5 डी कक्षकों में से अक्ष पर स्थित ईजी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और वे ऊपर की ओर चले जाते हैं, जबकि जिन डी कक्षकों की ऊर्जा में कमी आती है अर्थात जो डी कक्षक अक्षों के मध्य स्थित होते हैं उनकी ऊर्जा में कमी हो जाती है और वे डी कक्षक जिन्हें हम T2G से प्रदर्शित करते हैं नीचे की ओर आ जाते हैं। ये जो आपको मध्य डॉट रेखा दिख रही है यह बैरी सेंटर कहलाती है, बैरी सेंटर को प्रदर्शित करती है। अब हम चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्षकों का विपाटन समझने का प्रयास करते हैं। चतुष्फलकीय संकुलों में केंद्रीय धातु आयन 4 लिगैंड द्वारा घिरा होता है और जब लिगैंड चतुष्फलकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तब उन डी कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है जो अक्ष के मध्य स्थित होते हैं। अक्ष के मध्य T2G कक्षक होते हैं, अतः चतुष्फलकीय क्षेत्र में T2G कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होगी और अक्ष पर स्थित EG कक्षकों की ऊर्जा में कमी होगी। यहां T2G के स्थान पर T2 का तथा EG के स्थान पर E का प्रयोग करते हैं क्योंकि चतुष्फलकीय संकुलों में G उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, तो किसी भी संकुल में EG एवं T2G कक्षकों की ऊर्जा का अंतर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाता है। अष्टफलकीय संकुलों में इसे डेल्टा O से, यह O ऑक्टाहाइड्रल को रिप्रेजेंट करता है, अष्टफलकीय को प्रदर्शित करता है, तथा चतुष्फलकीय संकुलों में इसे डेल्टा T का तात्पर्य टेट्राहाइड्रल अर्थात चतुष्फलकीय से है के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अष्टफलकीय संकुलों में EG कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि होती है। अब कितनी वृद्धि होती है तो इन EG कक्षकों की ऊर्जा में प्लस 0.6 डेल्टा O या प्लस 3/5 डेल्टा O की वृद्धि तथा T2G कक्षकों की ऊर्जा में माइनस 0.4 डेल्टा O अर्थात माइनस 2/5 डेल्टा O की कमी होती है, जबकि चतुष्फलकीय में इसके ठीक विपरीत T2 कक्षक की ऊर्जा में प्लस 0.4 या प्लस 2/5 डेल्टा T की वृद्धि तथा E कक्षक की ऊर्जा में माइनस 0.6 या माइनस 3/5 डेल्टा T की कमी हो जाती है। अब इस क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को हम आरेख के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ये धातु के 5 डी कक्षक मुक्त अवस्था में है। जब गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में लिगैंड प्रवेश करता है तब इन सभी 5 डी कक्षक की ऊर्जा समान रूप से बढ़ती है और जैसे ही लिगैंड हमारे अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो EG कक्षकों में प्लस 3/5 डेल्टा O की वृद्धि तथा T2G कक्षकों में माइनस 2/5 डेल्टा O की कमी हो जाती है। EG तथा T2G कक्षकों की ऊर्जा का यह अंतर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाता है, जिसे हम डेल्टा O के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार चतुष्फलकीय में भी हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को समझने का प्रयास करते हैं। चित्र में स्पष्ट हो रहा है ये 5 डी कक्षक मुक्त आयन के हैं और जब ये गोलीय क्रिस्टल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो इन सभी 5 कक्षकों की ऊर्जा समान रूप से बढ़ती है तथा जब लिगैंड चतुष्फलकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तब T2 कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है क्योंकि ये अक्ष के मध्य स्थित होते हैं तथा E कक्षकों की ऊर्जा में कमी हो जाती है क्योंकि ये अक्ष पर स्थित होते हैं और T2 तथा E कक्षकों की ऊर्जा का यह अंतर
क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाता है, जिसे चतुष्फलकीय क्षेत्र की स्थिति में डेल्टा टी के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा की लिगेंड पर निर्भरता। क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। लिगेंड जितनी सरलता से धातु आयन की तरफ जाता है, विपाटन ऊर्जा का मान उतना ही अधिक हो जाता है। और विपाटन ऊर्जा के मान के आधार पर लिगेंड को दो वर्गों में बांटा गया है। वे लिगेंड जिनके लिए विपाटन ऊर्जा का मान अधिक होता है उन्हें प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहते हैं, तथा जिनके लिए विपाटन ऊर्जा का मान कम होता है उन्हें दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहते हैं। यानी दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए डेल्टा ओ का मान कम होगा और प्रबल क्षेत्र लिगेंड के लिए डेल्टा ओ का मान अधिक होगा। और इसी मान के आधार पर लिगेंड की एक श्रेणी बनाई गई, जिसे हम स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी के नाम से जानते हैं। लिगेंड को उनकी बढ़ती हुई प्रबलता के क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त होने वाली श्रेणी स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी कहलाती है। यह निम्नलिखित है: I माइनस, Br माइनस, HCN माइनस, Cl माइनस, H डबल माइनस, F माइनस, OH माइनस, C2O4 डबल माइनस, H2O। H2O तक के लिगेंड दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं, तथा इसके आगे के लिगेंड NCS माइनस, EDTA माइनस 4, NH3, EN, CN माइनस तथा CO प्रबल क्षेत्र लिगेंड कहलाते हैं। अष्टफलकीय संकुलों में डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से होता है? अष्टफलकीय संकुलों के डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का वितरण लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर करता है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के लिए इलेक्ट्रॉन हुंड के नियम के अनुसार प्रवेश करते हैं, क्योंकि इनके लिए डेल्टा ओ अर्थात क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान P अर्थात युग्मन ऊर्जा से कम होता है। जैसे D4 का विन्यास निम्न प्रकार से होगा। D4 का तात्पर्य है कि यहां D कक्षकों में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। जब लिगेंड दुर्बल लिगेंड होगा और अष्टफलकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा, तब Eg कक्षकों की ऊर्जा में वृद्धि के कारण Eg कक्षक ऊपर तथा T2G कक्षक नीचे विपाटित हो जाएंगे। और चूंकि इन दोनों कक्षकों की ऊर्जा का अंतर युग्मन ऊर्जा से कम है, यानी इलेक्ट्रॉनों को युग्मित होने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, बल्कि Eg कक्षक में प्रवेश करने के लिए एनर्जी कम लगती है। इसी कारण यहां 4 इलेक्ट्रॉनों में से पहले 3 इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा के कक्षकों में प्रवेश करेंगे और जो चौथा इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले के साथ युग्मित ना हो करके Eg कक्षक में प्रवेश कर जाएगा। प्रबल लिगेंड की स्थिति में Eg तथा T2G में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश हुंड के नियम के अनुसार नहीं होता, क्योंकि इस स्थिति में डेल्टा O का मान P की तुलना में अर्थात क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान युग्मन ऊर्जा से अधिक होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को युग्मित होने में कम एनर्जी लगती है, जबकि अधिक ऊर्जा के कक्षकों में प्रवेश करने के लिए उन्हें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए प्रबल क्षेत्र लिगेंड की स्थिति में D4 का विन्यास इस प्रकार से होगा कि पहले T2G में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेंगे तथा चौथा इलेक्ट्रॉन Eg में प्रवेश ना करके T2G के पहले इलेक्ट्रॉन को युग्मित करता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2G4 Eg0 होता है। धातु आयन के समान ऊर्जा के कक्षक क्या कहलाते हैं? अपभ्रष्ट कक्षक। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की उपयोगिता क्या है? अब हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के उपयोगों का अध्ययन करेंगे। इसकी सबसे पहली उपयोगिता संकुलों के चुंबकीय गुणों के निर्धारण में है। संकुलों के चुंबकीय आघूर्ण की गणना निम्नलिखित सूत्र के द्वारा की जाती है। किसी भी संकुल यौगिक में धातु के परमाणु पर चुंबकीय आघूर्ण को निकालने का सूत्र म्यू इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n+2 होता है, जहां n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तथा Bm
का अर्थ बोहर मैग्नेटॉन है, जो कि चुंबकीय आघूर्ण की इकाई होती है। जैसे COF6-3 का कक्षक आरेख इस प्रकार से होता है। चूंकि यहां कोबाल्ट के साथ जुड़ा हुआ फ्लोराइड लिगैंड दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, इसलिए इसके T2G और EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुंड के नियम के अनुसार होगा और इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2G4 EG2 होगा। कक्षक आरेख से स्पष्ट हो रहा है कि यहां कोबाल्ट के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इसलिए इसके n का मान 4 होगा। और चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? म्यू इक्वल टू √n × n+2, जहां n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n चूंकि यहां 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए n का मान 4 होगा। 4 × 4+2, 4+2 इट मीन्स 6, 6 × 4 मीन्स 24, √24, और √24 का मान 4.90 बोहर मैग्नेटॉन होगा। इस सिद्धांत की दूसरी उपयोगिता संकर यौगिकों के रंगों के निर्धारण में है। संकर यौगिकों में T2G व EG समूहों की ऊर्जाओं का अंतर डेल्टा E दृश्य क्षेत्र में पड़ता है, अर्थात संकर यौगिक दृश्य स्पेक्ट्रम क्षेत्र में ऊर्जा अवशोषित करते हैं। अतः ये यौगिक रंगीन होते हैं तथा यौगिक का रंग अवशोषित होने वाले रंग का पूरक रंग होता है। संकर यौगिकों का रंग DD संक्रमण के कारण होता है। इलेक्ट्रॉनों का D कक्षकों के T2G तथा EG समूहों के मध्य संक्रमण यानी इलेक्ट्रॉन का T2G से EG में और EG समूह से T2G में आना DD संक्रमण कहलाता है। जब किसी अष्टफलकीय संकुल में T2G समूह के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डेल्टा O ऊर्जा अवशोषित करके EG समूह में चले जाते हैं और वहां कुछ समय रहने के बाद जब पुनः T2G में आते हैं तो वह अवशोषित रंग के प्रकाश का पूरक रंग उत्सर्जित करते हैं और उसी रंग के दिखाई देते हैं। DD संक्रमण के लिए 2 कंडीशंस का उपस्थित होना अत्यंत आवश्यक है। पहला, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तथा लिगैंड की उपस्थिति। इसी कारण DD संक्रमण D1 से D9 आयनों में संभव होता है और ये रंगीन होते हैं, जबकि D0 व D10 आयन DD संक्रमण नहीं दर्शाते, इसी कारण ये रंगहीन होते हैं। जैसे ScH2O6+3 आयन रंगहीन है क्योंकि Sc+3 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d0 है, जबकि FeH2O6+2 आयन रंगीन है क्योंकि Fe+2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d6 है। कुछ संकर जैसे Cr2O7 2- CrO4-2 आयन MnO4- आयन का विन्यास D0 होते हुए भी ये रंगीन होते हैं क्योंकि इनके रंग का कारण आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम होता है। एक और उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। TiH2O6+3 आयन का जलीय विलयन बैंगनी होता है। इस यौगिक में Ti की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। इसका अष्टफलकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2G1 EG0 होता है और जब यह पीला प्रकाश अवशोषित करता है तो T2G में उपस्थित इलेक्ट्रॉन EG कक्षक में प्रवेश कर जाता है। जब इलेक्ट्रॉन वापस EG से T2G में आता है तब यह पीले रंग के पूरक रंग बैंगनी को उत्सर्जित करता है, इसी कारण यह बैंगनी दिखाई देता है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की सीमाएं इस प्रकार से हैं। लिगैंड को बिंदु आवेश मानना सही नहीं है क्योंकि यदि ऐसा है तो ऋणावेशित लिगैंड उदासीन लिगैंड से प्रबल होना चाहिए, लेकिन OH- लिगैंड NH3 तथा H2O से दुर्बल होता है। धातु की शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में यह कल्पना व्यर्थ सिद्ध होती है। FT में केवल धातु के D कक्षकों की गणना की गई है तथा अन्य कक्षकों को महत्वहीन माना गया है। धातु कार्बोनिल कार्बन मोनोऑक्साइड में उचित परिस्थितियों में संक्रमण धातुओं से संयोग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जब संक्रमण धातुएं
कार्बोनिल अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करती हैं, तब इस प्रकार बनने वाले यौगिक धातु कार्बोनिल कहलाते हैं, जैसे NiCO4, FeCO5 आदि। धातु कार्बोनिल निश्चित ज्यामितीय संरचना प्रदर्शित करते हैं, जैसे NiCO4 की ज्यामितीय आकृति चतुष्फलकीय होती है तथा CrCO6 की ज्यामितीय आकृति अष्टफलकीय होती है। धातु कार्बोनिलों में आबंधन, धातु कार्बोनिल में धातु के परमाणु तथा कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु के मध्य सिग्मा तथा पाई दोनों बंध पाए जाते हैं। जब धातु परमाणु तथा कार्बोनिल एक दूसरे से निकट आते हैं, तब कार्बोनिल का कार्बन परमाणु सिग्मा 2 कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म को धातु परमाणु के रिक्त डी कक्षकों को दान करके सिग्मा बंध का निर्माण करता है। कार्बोनिल के आणविक कक्षक आरेख से स्पष्ट होता है कि कार्बोनिल के कार्बन परमाणु में सिग्मा 2p कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जो यह धातु परमाणु के रिक्त डी कक्षक को दान करता है। इन धातु कार्बोनिल में धातु की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। इसी कारण धातु के भरे हुए डी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को धातु परमाणु कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु के पाई स्टार 2p कक्षकों को, जो खाली होते हैं, उन कक्षकों को देने का कार्य करता है। अर्थात यहां धातु परमाणु तथा कार्बोनिल के कार्बन परमाणु के मध्य सिग्मा और पाई दोनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं। इस प्रकार का आबंधन, जिसमें धातु परमाणु तथा कार्बन परमाणु दोनों के मध्य सिग्मा और पाई दोनों प्रकार के बंध निर्मित होते हैं, सहक्रियाशीलता आबंधन कहलाता है। एवं इस आबंधन के कारण उत्पन्न होने वाला प्रभाव सहक्रियाशीलता का प्रभाव कहलाता है। इस प्रभाव के कारण धातु तथा कार्बन परमाणु के मध्य की बंध दूरी घटती है, जिसके कारण जब बंध दूरी घटेगी तो धातु तथा कार्बोनिल के मध्य बनने वाला बंध स्थायी हो जाता है, मजबूत हो जाता है। आज के इस व्याख्यान में हमने क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के द्वारा संकुल यौगिकों के चुंबकीय गुण एवं स्पेक्ट्रमी गुणों की व्याख्या तथा धातु कार्बोनिलों में आबंधन को सीखा। गृह कार्य, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी क्या है? दूसरा प्रश्न, अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में डी कक्षकों के विपाटन को दर्शाने के लिए चित्र बनाइए। धातु कार्बोनिलों में आबंधन की प्रकृति की विवेचना कीजिए। आज हमने कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान के एकक 9 उप सहसंयोजन यौगिक के अंतर्गत प्रकरण क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत उप सहसंयोजन यौगिकों में रंग तथा धातु कार्बोनिलों में आबंधन भाग 5/5 के बारे में अध्ययन किया। आप सभी अपनी NCERT पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और कठिनाई होने पर अपने विषय अध्यापक से शंका समाधान करेंगे। धन्यवाद।